चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, बुंदेलखंडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी मेहमान है गपशप ऑन चाय रुक जाना नहीं सेगमेंट में सागर शहर बुंदेलखंड की माटी से बुंदेलखंड की बेटी, एक नेशनल लेवल की रेसलर मिस आकांक्षा भदौरिया, जो कि पेशे से रेसलर हैं, काम से रेसलर हैं, मन से रेसलर हैं और शरीर से तो रेसलर हैं ही। तो बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा जी आपका बुंदेलखंडी अड्डा पर। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना मौका दिया ये बोलने का इस अपने बुंदेलखंडी अड्डे पर। थैंक यू वेरी वेरी मच मैम। अड्डा ही बुंदेलखंड के लोगों के लिए है और बुंदेलखंड की माटी के लोगों का पहला हक है, तो आपका आना तो बनता ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय आपने जो शेयर कर रहे हैं उसके लिए। हम जो ये सेगमेंट गपशप ऑन चाय के दौरान आज रख रहे हैं, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, कोरोना में दुनिया है, परेशान है, रूबरू होने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं हम लोग, और इसलिए सामने ना होकर आज वीडियो कॉल पे आपसे मुलाकात हो रही है। रुक जाना नहीं एक बुंदेलखंडी अड्डा टीम की वो सोच थी, जो कि ऐसे लोगों के साथ अपने व्यूअर्स को मिलाना जिन्होंने तमाम चुनौतियों, तमाम छोटी छोटी सही लेकिन जिंदगी की रुकावटों का सामना किया और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है खत्म हो गई हैं, फिर भी सफर जारी रखा हुआ है। आकांक्षा, आज आप एक रेसलर हैं, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपकी सफलता की कहानियों को बयां कर रहा है। बहुत सारी शीट्स रखी हुई हैं, लेकिन घर की उस खाली अलमीरा से लेकर आज उसके शील्ड से भरने तक का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा होगा। कब शुरू हुआ ये सब? कब शुरू हुआ ये सब? जी, मैंने सबसे पहले तो मैं पहले रेसलर नहीं थी, मैं पहले हॉकी प्लेयर थी। हाँ जी, तो कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जो सागर में टीम गेम में मैं अच्छे से मतलब करना चाहती थी, इंटरेस्टेड भी बहुत थी हॉकी में, लेकिन ऐसा हुआ कई सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि मुझे हॉकी छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने 1-2 साल जूडो खेला, फिर उसके बाद मैं रेसलिंग में आई। 2017 में 16 दिसंबर को पहली बार मैंने स्टेट चैंपियनशिप खेली थी इन कॉलेज, डिग्री कॉलेज। 2017 में? जी जी जी, 16 दिसंबर को। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर डिवीजन एंड देन स्टेट लेवल चैंपियनशिप। ओके, तो आपने कहीं ना कहीं शुरुआत एज अ रेसलर नहीं की, उसके पहले जूडो, उसके पहले हॉकी, और उसके पहले घर की एक बेटी, और उसके पहले और उससे पहले स्कूल में कई गेम्स खेले, लेकिन ये हुआ ना कि कॉलेज में एक अपॉर्चुनिटी मिली स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेलने की। उससे पहले क्या रहता था कि एज अ इंटरेस्ट हो आपको तो आप स्कूल में खेल सकते हैं, मतलब ऐसा एक टाइम टेबल होता है ना, स्कूल में मिलता है अपन को स्लॉट कि स्कूल में खेलने के लिए कि आप कोई भी गेम खेल सकते हैं इस तरह से। लेकिन कोई पर्टिकुलर गेम, जी मेरी आर्य कन्या, मैंने 6 स्कूल एक्चुअली बदले हैं। शिशु मंदिर, वात्सल्य, फिर शिशु मंदिर एंड देन आर्य समाज, फिर आर्य ये समाज उच्चतर ट्रांसफर माध्यमिक विद्यालय जो सागर में सिटी का सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल है, नगर निगम जो है ना कटरा बाजार, उसके जस्ट सामने वहां पे। जी। तो स्विच करते करते अलग अलग स्कूल्स में आप अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ आगे बढ़ते चले गए। हॉकी प्रोफेशनली कब से, किस उम्र से खेलना शुरू किया था? मैंने 12th के बाद। 12th के बाद, मतलब अगर मैं एक समझने की कोशिश करूं तो आप एक स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट था बचपन से, लेकिन एक आम लड़की की तरह कबड्डी भी खेल लेते हैं, खो खो भी खेल लेते हैं, वॉलीबॉल भी खिला लो, खेलना है बस, चाहे कुछ भी खिला लो। जी, लेकिन एक्चुअली मेरे बचपन से शौक था बैडमिंटन में जाने का, मुझे बैडमिंटन बचपन से ही अच्छा लगता था। बट ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि स्कूल में, क्योंकि वो हिंदी मीडियम था और आपको तो पता ही है हिंदी मीडियम स्कूल में थोड़ा इतना ज्यादा क्रेज नहीं रहता था, और वो भी सागर सी छोटी जैसी जगह पे, मतलब नहीं मिलता था इतने मौके। और फिर जब भी बड़े स्कूल कॉलेज में आई तब मुझे मतलब ये मौके मिले स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेलने के। जी, तो मैंने अपना 100% आपने अपना 100% दिया। हॉकी क्विट करने के बाद आप जब जूडो में जाते हैं, तो उस दौरान ये अचानक से सॉफ्ट गेम्स खेल रहे थे, शटल से शुरुआत की थी, जिसको हम लोग आम भाषा में चिड़िया बोलते हैं सागर में। ठीक है, चिड़िया, मासूम सी चिड़िया जिसके फेदर्स बहुत कमजोर होते हैं, जरा जोर से मारो तो टूट जाएगी, नेट पे चलने वाला एक सॉफ्ट सा गेम। ठीक है, शारीरिक फुर्ती से चलने वाले एक गेम से आप कन्वर्ट करते हैं अपने आप को हॉकी जैसे एक लकड़ी वाले गेम में, और जोर से बॉल को हिट करते करते आप हाथ पैरों से हिटिंग पे पहुंच जाते हैं जूडो पर। अचानक से जूडो का दिमाग में कैसे आया? सर ऐसा हुआ कि कॉलेज में आकर
मैं एक्चुअली बहुत फैट हो चुकी थी, मतलब अनफिट थी मैं बहुत ज्यादा। Okay. और मैं बचपन से ही खेलना चाहती थी कोई ना कोई गेम, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं गेम से स्टार्ट किया जाए अपने को फिट करना। फिर जब मैं उसमें रम गई तो रम गई, फिर मैं सोचती रही कि मैं ऐसा क्या गेम पकड़ूं जिससे मैं अपना नाम भी कर सकूं और अपने देश का नाम भी कर सकूं, अपनी फैमिली का नाम भी कर सकूं। तो मैंने फिर ये जूडो के बाद मुझे लगा कि रेसलिंग में मुझे वो चीज मिली जो मुझे कभी आज तक अन्य गेमों में नहीं मिल पाई। ये हुआ जी। तो फिर मैंने अब हाँ, कहीं ना कहीं फैमिली में कोई है क्या पहले से स्पोर्ट्स में, आपके पेरेंट्स या जी, मदर कोई? मेरे पापा क्रिकेटर रह चुके हैं। अच्छा। जी जी, जी, नेशनल लेवल तक। और फिर उसके नेशनल बाद लेवल। जी, फिर कई सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हैं जो उन्हें जॉब और ये शादी के बाद छोड़ना पड़ा। जिंदगी की जिम्मेदारियों ने जी जिंदगी के रास्ते बदल दिए। जी, और मेरे नाना जी और दादाजी भी हॉकी प्लेयर रह चुके हैं नेशनल के। हॉकी प्लेयर, जी, तो मतलब कहीं ना वही ब्लड खून में है। डीएनए में खेल है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। लेकिन कहीं ना जी कहीं जैसा आपने बताया कि सफर था, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सेल्फ एनालिसिस से आप खुद को बदलते गए। रेसलिंग में शुरुआत की तो सागर में ही इनिशियल ट्रेनिंग आपने ली है शायद रेसलिंग की? जी सागर में ही आपने शुरुआती ट्रेनिंग ली जी जी रेसलिंग जी की? जी जी। कहाँ पर? खेल खेल परिसर में सर हैं, आनंद सर करके हैं। जी वो जी अध्यक्ष है हमारे यहाँ सागर के रेसलिंग के। और कोच है हमारे संजय यादव सर, और एक और सर है डब्बू सर। और जी। एक महिला पहलवान है जयश्री राठौर करके। उनके अंडर इन उनके ही द्वारा मैं उसमें रेसलिंग में आई, ओपन से जी गेम खेलने में। वैसे तो कॉलेज अब में थी। जी, तो अभी आप किस रिसेंटली अभी कोई लास्ट आपका मैच या कोई चैंपियनशिप रही हो? जी, मेरा लास्ट था सीनियर नेशनल चैंपियनशिप इन जालंधर पंजाब। जालंधर पंजाब। जी, ये सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मतलब एक स्तर का गेम होता है ये, सीनियर नेशनल। इसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, मतलब सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के, सारे इंटरनेशनल ओलंपिक क्वालिफाई प्लेयर्स आए हुए थे। तो अच्छा, इन सब के साथ आपको compete करने का मौका मिला? नहीं नहीं ऐसा, जी हाँ, उसी की वही समझिए। वो अलग अलग वेट कैटेगरी में थे, जी। लेकिन उनसे मिलने का मौका मिला, उनके अंदर बातचीत करने का मौका मिला, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आकांक्षा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स में जानना चाहूंगा आपकी रेसलिंग की, जी क्योंकि हम जी जी मेरे जैसे नॉन रेसलर फील्ड के बंदे के लिए ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप किस वेट कैटेगरी के लिए जाते हैं? जी, मैं 65। 65 केजी के लिए जी लड़ते जी हैं? जी जी। ओके, तो ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको उसी वेट में रहना है, ना उससे जी कम होना है, ना ही उससे ज्यादा होना है। जी तो जी जी। इसके लिए ट्रेनिंग एंड डाइट चार्ट या कैसे अपने आप को आप मैनेज करते हैं अपने रूटीन को? अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने प्लान, मतलब कहते हैं ना कि आपके अंडर में कोच हैं ये सब, उन लोगों ने भी कई बार गाइड किया, और एक अंदर की सेल्फ स्टीम थी जिसने मुझे इसी वेट में बनाए रखा। और बहुत सी चीजें होती हैं कि इतना खाना है एंड ऑल, ये सब कोई गाइडेंस वाला कोई सिस्टम नहीं था मेरे, या जी। कोई प्लान ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे 5-6 किलो बढ़ते जा रहे थे ऐसे, मतलब वेट मेरे। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कई बार 2-2, 3-3 दिन में, एक एक दिन में मैंने 5-5, 6-6 किलो कम भी किया है, एज अ ओहो। वर्कआउट, एज अ डाइट, मतलब करके। ऐसा ओके, एक टाइम आ जाता था कई बार गेम के। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि शायद ऊपर वाले की नेमत थी कि उन्हें आपको रेसलिंग फील्ड में भेजना था। वजन जी अपने आप 65 किलो पहुंच गया और आप रेसलर नहीं बने और नहीं, आप 65 किलो अपने कैटेगरी में पहुंच गए। जी नहीं नहीं, अपने आप तो नहीं, लेकिन मैंने मतलब एक बना के रखा था कि मुझे इतने में ही खेलना है। और अब मैं कोशिश करूंगी कि ये नॉन वेट कैटेगरी है, ओके। मतलब ओलंपिक, जी ये ओलंपिक में नहीं है 65 kg। तो मैं सोच रही हूँ कि 62 या 68 में खेलूं इस बार। जी, ये ताकि ओलंपिक वेट साबित। कैटेगरी है। अच्छा। जी जी आकांक्षा, थोड़ा सा सफर की मैं पीछे जाते हैं दोबारा, जी जी क्योंकि आज मैं उस आकांक्षा भदौरिया जी से बात कर रहा हूँ जो आज एक पहलवान है, स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, आसपास के लोग जानते हैं, जी जी समझते जी। हैं। जब शुरुआत की थी इस तरीके से, आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपकी 2 सिस्टर्स हैं जो आपसे छोटी हैं, जो आपको आपके नक्शे कदम पर फॉलो मतलब जी चल जी रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं। जी सो सोशल लेवल पर ये कितना मुश्किल होता है लोगों को समझाना, अदर देन फैमिली मेंबर्स? कितना मुश्किल होता है उन रिश्तेदारों को समझाना कि एक बुंदेलखंड की माटी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं जी जी डेवलप्ड जी स्टेट्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सागर की बात करता हूँ, जो कि कुछ कह सकते हैं कि शायद उतना
थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है हमारा सागर, जहाँ बुंदेलखंड की सोच है, उन लोगों को समझाना कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं पहलवानी कर सकती हूँ, मुझे पहलवानी में भी मेरा करियर बन सकता है, क्योंकि हम हरियाणा पंजाब में नहीं है जहां पर ये चीज एक प्रोफेशन के तौर पे ली जाती हो। जी, आपने बिल्कुल सही कैसा कहा, बिल्कुल सही कहा। ऐसा हुआ होता है और कई बार हो मतलब झेल भी रही हूँ मैं कई चीजों को ऐसा, लेकिन ऐसा मेरे फैमिली में कभी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ ऐसा कि मम्मी पापा ने रोक टोक की हो या मेरे दादा दादी है उन्होंने कभी रोक टोक की हो, किसी भी फैमिली मेंबर में आज तक ऐसा कभी नहीं सोशल हुआ। लेवल पे मैंने कहा, फैमिली क्योंकि जी आपकी स्पोर्ट्स से है तो वो तो डीएनए में है, तो वो तो जाहिर सी जी बात जी सपोर्ट जी करेंगे। जी। समाज में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, क्योंकि हम्म, ये लोग कहने से नहीं चूकते, आज वो जो जी गर्व जी जी। का अनुभव करते होंगे हाँ आपको कई, देखकर। जी कई बार हुआ है ऐसा कि एक लड़की है पहलवानी करेगी, इसका हाथ पैर टूट जाएगा तो इससे शादी कौन करेगा एंड ऑल, ये सब बोलते हैं कई लोग ऐसे कि इसका फेस खराब हो जाएगा तो क्या होगा इस लड़की का, या एज अ करियर या एज अ सैलरी जॉब, ये सब तो कुछ नहीं मिलता है इसमें, इतना सिक्योरिटी नहीं रहता है। तो इस बारे में कई बार बातें हुई हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ पास कर देती हूँ, ये चीजें जो मेरे मतलब की बातें होती है वही मैं रखती हूँ, और अदर जो वेस्टेज जो चीजें होती है वो मैं साइड कर देती हूँ, मेरी ये आदत है। तो और मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं तो मैं ज्यादा इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देती, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया है कि मैं जो अदर जो बात मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है उनको मैं छोड़ देती हूँ, ये है। जी। जी एक मौका आता है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर पुरुष, मैं खुद भी एज अ मेल इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जी पुरुषों का एक दबदबा या मेल डोमिनेशन थोड़ा ज्यादा होता है। जब एक लड़की मैट पे उतरती है रेसलिंग करने के लिए, रेसलिंग ड्रेस कोड में, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, जी जी लेकिन एक जनरली होता है, कई बार कमेंट्स होते हैं, हुटिंग्स होती हैं, और हुटिंग और कमेंट्स के शब्दों में कई बार भद्दापन महिलाओं के लिए आ जाता है। तो जब कभी ऐसे कमेंट्स होते थे या हुए होंगे या आज होते होंगे, नेशनल जी लेवल पे तो नहीं होते, छोटे लेवल के मैचेस में, उस जी दौरान जी। अपने मानसिक स्तर को या उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? ये यंग रेसलर्स या यंग लड़कियों के लिए मैं सुनवाना जरूर जी चाहूंगा आपके शब्द। मैं एक्चुअली मेरे अंडर जो जूनियर्स हैं अदर, और जो मेरे मतलब साथ के जो लड़कियां हैं उनको मैं बस यही समझाती हूँ कि जो जिसको कहना है और जो जिस तरह से देख रहा है वो उसकी गलती है, मैं जी अपनी तो गलती नहीं है, अपन तो बेस्ट देने आए, अपन कोई अच्छा काम करना है तो अपन को कोई शर्म करने की इस चीज में जरूरत नहीं है, अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे इसलिए अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पहली बात तो इस चीज पे, और अपना रिजल्ट अच्छा दिखाओ, अपने जो आप करने आए हो उसमें बेस्ट करके उसका अच्छा आउटकम लाओ, तो फिर सबके मुंह बंद हो जाते हैं, तो इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं आती है कि कौन कैसा दिख रहा है। बस अपने आप को इतना शक्तिशाली रखो कि आपको अगर कोई परेशान कर रहा है या छेड़ रहा है तो आप खुद इतने काबिल बनो कि किसी की जरूरत नहीं पड़े, ना लड़के की ना लड़कों की। आकांक्षा, क्योंकि भगवान की स्पेशली कृपा से आजकल। आप खुद शक्तिशाली हैं, आपने कहा शक्तिशाली बनो, भगवान ने आपको जी बनाया। कभी उठा के पटकने की इच्छा हुई है किसी लड़के को? कभी ऐसे कमेंट्स जी हुए थे या कई पटका बार है हुई कभी? है। जी नहीं नहीं ऐसा तो कभी मौका नहीं आया, लेकिन हाँ जब मैं कुछ नहीं थी तब कई बार मेरी बहनों ने, मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि यहाँ का जो मतलब सोसाइटी है, कई बार गलत नजरों से देखना, अगर कोई अच्छे मतलब अच्छे से निकलो पहन ओढ़ के तैयार या, होके, हाँ हाँ तो वो तैयार गलत होके। तरीके से देखना एंड ऑल ये सब, या ड्रेस में अपन रनिंग कर रहे हैं एंड ऑल, ये सब चीजें हैं जो वो गलत कमेंट करना एंड ऑल, तो मैं उसे एज इग्नोर करती हूँ, हाँ लेकिन अगर उससे क्योंकि आगे बात फिर बढ़ती है तो फिर मैं वैसे भी आपसे कोई पंगा जी जी लेने का जी सोच नहीं कोई, सकता। हाँ नहीं सोचता वैसे कोई, हाँ नहीं, क्योंकि जी रेसलर है, भगवान ने वो उठा के पटक दिया तो आपके हाथ पैर का तो नहीं पता, लेकिन उसके जी हाथ पैर जरूर जी टूटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया, ना ही आए कभी, तो बहुत ना अच्छी आए, बात है। लेकिन मुझे मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बनूं तो मैं कुछ लड़कियों के लिए ऐसा करूं, सेल्फ डिफेंस एंड ऑल ये सब चीजें, जिससे वो इस काबिल तो हो पाए कि कहीं भी हो, अकेले हो या फैमिली के साथ हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, इस तरह से उन्हें मतलब इतना शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ मैं। तो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी की है मैंने एक्चुअली कई बार। अच्छा, आपने ली हैं। ओके, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि खुद आगे बढ़ रहे हैं ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को भी साथ आगे लेकर बढ़ा जी रहे हैं, जी ये बहुत बिल्कुल। बड़ा जज्बा होता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। और आकांक्षा, मैं एक दूसरे सफर की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि अब जी आप जिस एज में हैं लगभग, वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर दो तीन चीजें बहुत ज्यादा अहमियत शायद ना चाहते हुए भी आने, उम्र,
एक स्पोर्ट्समैन की उम्र का करियर शुरू होता है कुछ 15-16 साल की उम्र से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 27-28 साल की उम्र तक जब नॉर्मल लोगों का पीक स्टार्ट होता है, तो स्पोर्ट्समैन का करियर ढलान पर होता है 28-29 साल में। देन अभी आप अपने अपने करियर पर ध्यान दे रहे होंगे। सोशल लेवल पर देखा जाए तो बीइंग अ फीमेल शादी का दबाव होता है कि घर सेटल कर लो, ठीक है। तीसरा दबाव अपने आप पर भी होता है कि करियर सेटल कर लो। तो इन सारे दबाव के बीच में आपकी प्रायोरिटी इस समय क्या है? मेरी प्रायोरिटी एक्चुअली रेसलिंग ही है, और रेसलिंग ही रहेगी हमेशा, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना आ जाए। जी, मैं अपने आप को, मुझे पता है कि मैं उस चीज से निकाल लूंगी, चाहे वो कोई कुछ बोल रहा हो, या कोई जॉब की बात हो, या सिक्योरिटी की बात हो, या एज की बात हो। मैं उस चीज को मतलब इग्नोर नहीं कर सकती, अपने गेम को इग्नोर नहीं कर सकती, किसी भी सेक्रीफाइस नहीं दे सकती इस गेम के लिए, खासतौर पर। जी, अब अभी तक एक, चलिए, एम था, बचपन शुरू हुआ, बैडमिंटन का सपना कन्वर्ट हो गया हॉकी, देन सपना जब क्लियर हुआ, धुंध छटी, तो पता चला रेसलर बनना है और रेसलिंग का ही जीवन जीना है। अब रेसलिंग में आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक का सफर चुनौतियों, परेशानियों, या कहा जाए हैडल से भरा हुआ, अभी तक आप थमे नहीं, रुके नहीं। अब आगे सपना क्या है? मेरा एम बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसे कई बार बोल के लोग हंसते भी हैं, लेकिन मैं कभी उस चीज को मतलब ऐसे बोलने या सोचने में नहीं करती, मैं उस चीज को करके ही रहती हूँ। मेरा ये एम है। तो एक्चुअली मेरा ये एम है, मेन एक मोटिव है सिर्फ, कि 2024 में मेरा पेरिस ओलंपिक्स में मेडल लाने का सपना है। 2024। बहुत शानदार सपना है, और भगवान करे आप भारत को पेरिस ओलंपिक्स में 2024 जरूर रिप्रेजेंट करें। हम भी उस दिन फक्र से कह पाएंगे कि कभी 2020 की कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में मुझे आपने समय दिया था, हमारी टीम के साथ आप बुंदेलखंडी अड्डा पर इस तरीके से रूबरू हुए थे, जो 2024 में आज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आकांक्षा, सबसे बड़ी चीज, बीइंग अ यंग गर्ल, बीइंग अ रेसलर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ सागर सिटी, सागर की लड़कियां, कई लड़कियां अपने सपने, अपने करियर, अपने उम्दा सफर को सिर्फ कुछ बातों, कुछ परेशानियों, या कहा जाए मुसीबतों या तकलीफों की वजह से, या अनर्गल बातों की वजह से रोक देती हैं। उन लड़कियों के लिए आपका क्या, आपकी तरफ से कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो? मैं ये बोलना चाहती हूँ किसी भी लड़की के लिए, चाहे वो सागर की हो, चाहे वो भारत देश की हो, चाहे वो किसी भी विश्व में कहीं भी हो, वो किसी भी स्थिति में हो, उसे अपनी परिस्थिति और अपने जो चुनौतियां आ रही हैं उसमें ढलना चाहिए, और उसके अनुकूल अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। लेकिन जो उसका जो मेन मोटिव है, जो वो करना चाहती है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए किसी भी दबाव में, और उसे वो काम करते रहना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, चलते रहना चाहिए, ना कि रुकना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जैसे कि आकांक्षा आपने कहा, चलते रहना चाहिए, हमेशा कभी रुकना नहीं चाहिए। हमारी टीम की भी यही दुआएं हैं आपको कि आप भी हमेशा इसी तरीके से अपने रेसलिंग की दुनिया में आगे बढ़ते रहें, नए कीर्तिमान स्थापित करें, नए सफलता के आयाम छुए, सारे सपने आपके सच हो, सागर का नाम रोशन करें, भदौरिया परिवार का नाम रोशन करें, अपने सारे सपने सच करें। रुक जाना नहीं सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर। ओके।